Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history, our third book, and chapter number second. In this chapter, I already made one video. It is the second video of this chapter. तो बेटा अपना एक टॉपिक चल रहा था, यहाँ के जो देसी राजा महाराजा थे उनके ऊपर चल रहा था। जो इस रिबल में जो लीडर्स की जरूरत थी, इस लीडर में राजा रानी वगैरह, तालुकदार, नवाब वगैरह इनको शामिल किया गया था। और जिस रीजन में ये पर्सन नहीं थे तो रिलीजियस जो पीपल थे उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया था। अच्छा, क्योंकि एक लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है किसी भी रिबल को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। तो अपन जो है इस टॉपिक में टू रिबेल्स ऑफ 1857 पढ़ रहे थे। इसमें शाहमल वाला जो टॉपिक था वो रह गया था, तो वो ही चला रहे हैं अब अपन आगे। ठीक है, तो जो शाहमल जो थे इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में या ब्रिटिशर्स की चीजों से वो खुश नहीं थे, इस वजह से उन्होंने विद्रोह का साथ दिया, विद्रोहियों का साथ दिया। पूरी प्लानिंग वगैरह की, विलेज टू विलेज गए हैं, जो लाइन जो भी कनेक्टिविटी थी जो ब्रिटिशर्स के साथ में जोड़ती थी उसको सबको डिस्कनेक्ट किया, रोड तोड़ दिए इन्होंने, ब्रिज वगैरह तोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, लोकली राजा शाहमल टू कवर द बंगलो, इस जो ब्रिटिशर्स के जो बड़े बड़े बंगले थे उनको हॉल ऑफ जस्टिस बना दिया। ठीक है, इस हॉल ऑफ जस्टिस में ये पीपल्स के डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे, जजमेंट्स वगैरह देते थे हैं। और इनके पास में इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंसी था, यानी कि लोगों से अच्छे साथ ये जुड़े हुए थे। ठीक है, इनका इंटेलिजेंसी नेटवर्क बहुत अच्छा था। इनको राजा से अंग्रेजों से रिलेटेड कोई भी जो न्यूज थी आसानी से मिल जाती थी। फॉर ए पीरियड द पीपल ऑफ द एरिया फेल्ट दैट फिरंगी राज वाज ओवर। इनके एरिया के जो पीपल थे इन पे इतना विश्वास करते थे, वो मानने लगे थे कि फिरंगी जो राज है वो खत्म हो गया, अब हमारा राज है। हालांकि शाहमल को मार दिया गया था, डेथ हो गई थी जुलाई 1857 के अंदर ही। दूसरे हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह करके हैं, मौलवी हैं ये। इन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में बहुत अच्छा अपना पार्ट प्ले किया है। इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से कंप्लीट करी और यह प्रीचर थे, मतलब धार्मिक उपदेश देने वाले बंदे थे ये। और ये वन विलेज टू अनदर विलेज घूमते थे और पीपल्स को जिहाद के लिए उकसाते थे। और जिहाद किसके अगेंस्ट करने के लिए? फिरंगीज के अगेंस्ट करने के लिए पीपल्स को करते थे। ये पालकी में घूमते थे और अपने आगे ड्रम बीटर्स चलते थे, जिसकी वजह ड्रम बीटते हुए तो लोगों को इनकी आने की इंफॉर्मेशन जो है इजीली मिल जाती थी। इनको पीपल जो है दान का शाह बोलते थे। ठीक है, कुछ लोग इनको मौलवी ऑफ द ड्रम भी बोलते थे। ब्रिटिश ऑफिसर पैनिक एट 1000 बिगन फॉलोअर द मौलवी। ब्रिटिशर जो इनसे काफी परेशान होते थे क्योंकि इनकी वजह से काफी पर्सन जो हैं वो मौलवी बन गए थे। और कुछ मुस्लिम जो हैं या अधिकतर मुस्लिम जो हैं इनको अपना उनसे इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे उनसे। और जब वो 1856 में लखनऊ पहुंचे तो पुलिस मैन ने इनको सिटी में अंदर आने के लिए मना कर दिया, धार्मिक भाषण देने के लिए मना कर दिया। सब्सिक्वेंटली फिर 1857 में इनको जेल में डाल दिया गया, फैजाबाद की जेल में। फिर वहां से वो रिलीज होते हैं। 22 नेटिव इन्फेंट्री जो है वो इनको अपना लीडर बना लेती है। और फिर ये वहां पे फेमस बैटल ऑफ चिन्हात में हेनरी लॉरेंस जो हैं उनको ये हराते हैं। ही केम टू बी नोन फॉर हिज करेज एंड पावर। यह लोगों के बीच में अपनी साहस और ताकत के लिए जाने जाते हैं। और कई पीपल जो है इनको मानते थे कि इनके पास में देवीय शक्ति वगैरह है, इनको कोई भी नहीं मार सकता है। इट वॉज बिलीव दैट पार्टली फ्रॉम द बेसिस ऑफ दिस अथॉरिटी। अब आ जाते हैं रूमर्स एंड प्रोफीसी का मतलब होता है भविष्यवाणी वगैरह। रूमर्स मतलब अफवाहें। अब क्या होता है, कोई भी जब विद्रोह होता है इनमें अफवाहें जो है बहुत अहमियत देती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो अंग्रेज लोग हैं यह लोग एक ऐसी गन का यूज करते थे जिसमें बुलेट को लोड करने से पहले अपने टीथ से
टीयर करना पड़ता था और फिर कार्टिलेज डालना पड़ता था। और यह जो बुलेट है यह काऊ और पिग की फैट से बनी है। हालांकि अंग्रेजों ने कई बार इस चीज का विरोध किया, लेकिन ये जो चीजें हैं आसानी से दिमाग में लोगों के घुस जाती थी। इसके अलावा और भी पीपल्स ने कहा कि जो मार्केट में जो आटा अवेलेबल है उसमें ये काऊ की बोन, ये एनिमल्स की बोन्स वगैरह मिला के लोगों को खिलाते हैं, और ये लोगों का हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म है उसको ये भ्रष्ट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता भी था, अंग्रेज लोग चाहते ही है कि इनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाए, जिसकी वजह से आसानी से यह जो पीपल्स हैं ये क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर ले। ठीक है, तो चलते हैं आगे। रूमर्स एंड प्रोफेसी प्लेड ए पार्ट इन मूविंग पीपल इन एक्शन। इनकी वजह से जो पीपल्स हैं तेजी से मूव किए कि भाई अपन को रिबल वगैरह करना है। एज वी सा द स्पॉय हु हैड अराइव इन दिल्ली फ्रॉम मेरठ had told Bahadur Shah about bullet coated with the fat of cow and pig and the biting those bullet could corrupt their caste and religion, कि अगर दांतों से काटने के बाद में उनका जो धर्म है वो खराब हो जाता है। They were referring to the cartridge to the Enfield rifle। कई बार पूछ लिया जाए वो कौन सी राइफल थी तो उसका नाम है एनफील्ड, याद हो जाएगी आसानी से, बाइक का नाम है। Just been given to them. The British tried to explain to the spoy that this was not the case, but the rumor that the new cartridges were greased with the fat of cow and pig spread like wildfire across the spoil line of North India। हालांकि अंग्रेजों ने कई बार कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह जो बातें हैं ये जंगली आग की तरीके से स्पॉयल लाइन जो थी नॉर्थ इंडिया की वहां पर पहुंच रही थी, और सभी लोग इजीली मान भी रहे थे। इसके पीछे कई सारे एग्जाम्पल भी वो अपन आगे पढ़ेंगे। दिस इज वन रूमर हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस। हालांकि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था ये ट्रेस कर लिया गया था। क्या था? कैप्टन राइट लिखते हैं, कमांडेंट ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के वो कमांडेंट थे, रिपोर्ट दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 1857, कि थर्ड वीक जो था जनवरी का 1857 में। तो यह जो रूमर्स कहां से स्टार्ट हुई वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पे क्या था, एक लो कास्ट खलासी था जो डम फैक्ट्री में कहीं काम वाम करता था। वो एक ब्राह्मण जो स्पॉय था उसको कहता है कि मेरे लोटे से पानी वगैरह पी ले। तो ब्राह्मण जो है वो उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं तेरे लोटे से पानी पीऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो लो कास्ट जो बंदा है वो कहता है अच्छा, मेरे लोटे से पानी पीने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और जो तुम अपने दांतों से, टीथ से काऊ और पिग की फैट की जो बुलेट से वो यूज कर रहे हो उससे नहीं होगा। तो ये जो चीजें थी। चलते हैं आगे। Who work in the magazine in the Dum-Dum asked a Brahmin spoy from a drink of water from his lota. The spoy had refused, saying that the lower caste touch would define the lota, कि मैं इसको पानी अगर टच करूंगा तो मैं भी दूषित हो जाऊंगा। The खलासी had reportedly retorted, उसने उस चीज retorted मतलब उसका उत्तर दिया, You will soon lose your caste, कि तुम अपनी कास्ट जाति वगैरह को ऑलरेडी दूषित कर चुके हो, क्योंकि as era long you will have to bite cartilage covered with the fat of cow and pig. We don't know the veracity of the report। हालांकि हम लोग इस सच्चाई को 100% नहीं मान सकते कि यहाँ पर ऐसा हुआ होगा। But once the rumor started, no amount of assurance from British officer could stop its circulation। हालांकि जब ये अफवाहें चालू हुई अंग्रेजों ने काफी कोशिश करी इसका जवाब देने के लिए, लेकिन फिर भी वो इन अफवाहों को दबा नहीं पाए। एंड द फियर इट स्प्रेड अमंग द स्पॉय, और सैनिकों के बीच में यह डर फैलने लग गया। दिस वॉज नॉट ओनली द रूमर, यह एक ऐसी रूमर नहीं थी जो सिर्फ यही थी, इसके अलावा और भी रूमर थी, जैसे मैंने अभी आपको आटे के बारे में बताया। दिस वॉज नॉट द ओनली रूमर दैट वॉज सर्कुलेटिंग इन नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 1857। देयर वॉज द रूमर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैच्ड ए गैंगेटिक कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन। लोगों को पता चला कि गंगेटिक रीजन में, गंगा के आसपास वाले रीजन में बहुत बड़ा घपला जो है ये कर रहे हैं। क्या था?
destroy the caste and religion of Hindu and Muslim. To this end, the rumor said the British had mixed the bone dust of cow and pig into the flour. कि गाय की और पिग की जो हड्डियों से बना हुआ जो चूरा है वो आटे में मिलाया जा रहा है, और फिर उस आटे को फ्लोर को मार्केट में बेचा जा रहा है. इन टाउन्स एंड कैंटोनमेंट, शहरों में और सैनिक छावनियों में. स्पॉय एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा. फिर सैनिकों ने, स्पॉय ने और वहां के जो कॉमन पीपल थे उन्होंने सभी ने मना कर दिया कि हम इस आटे को टच नहीं करेंगे. These were fear and suspicion that the British wanted to convert Indian to. अच्छा, और लोग मानते थे कि वो जानबूझ के हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं ताकि हम लोग आसानी से क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लें. पैनिक स्प्रेड फास्ट. यह जो गुस्सा था वो तेजी से बढ़ा. ब्रिटिश ऑफिसर ट्राई टू अलोय देयर फीवर बट इन वेन. हालांकि अंग्रेजों ने काफी कोशिश करी कि इस प्रकार के बात को दबा दिया जाए, लेकिन ये बात नहीं दबी. दिस फियर स्टेयर्ड मैन टू एक्शन. इस दूषित वाली चीजों से वहां के जो पीपल थे वो एक्शन के अंदर आ गए. वहां के जो पीपल थे एक्शन में आ गए. वो कहीं ना कहीं मान रहे थे कि अंग्रेज कि कोई ना कोई षड्यंत्र ऐसा कर रहे हैं. अब इस मामले में कितनी सच्चाई थी ये आज तक हिस्टोरियंस को पता नहीं चला है. The response to the call for action were reinforced by the prophecy that British rule would come to end and the centenary of the battle. अच्छा, इसके बाद इसके अलावा कुछ ये भी था कि अब ब्रिटिश का जो रूल है वो खत्म होने वाला है, हमको विद्रोह कर देना चाहिए. किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 23 जून 1857 को, यानी कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था इसके 100 सालों के बाद में अंग्रेजों का जो राज्य है वो उखड़ जाएगा. ये किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी. जैसे अपन आज भी कर देते ना, 2020 में सब कुछ अर्थ जो है डामाडोल हो जाएगी. किसी ने भविष्यवाणी करी थी. भविष्यवाणी करने वाला कौन था नहीं मालूम, लेकिन ऐसी रूमर्स फैलाने वाले बंदे सामने आ जाते हैं. तो एक भविष्यवाणी भी थी. प्रोफेसीज का मतलब होता है भविष्यवाणी, कि यहाँ पे किसी ने भविष्यवाणी करी थी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में 100 सालों के बाद में ब्रिटिश जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा. अच्छा, एक सिर्फ रूमर्स ही नहीं थी जो सर्कुलेट हो रही थी, और भी जो चीजें थी वो सर्कुलेट हो रही थी. Rumors were not only the only circulating at the time. Reports came from various part of North India. कुछ ऐसी खबरें आ रही थी नॉर्थ इंडिया से कि यहाँ पे जो चपाती है यह एक गांव से दूसरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है. रात को एक आदमी आता है, गांव के चौकीदार को वो रोटियां दे जाता है और कहता है कि जैसा मैंने किया है वो भी आगे आने वाले 5 गांव में ऐसी रोटियां सर्कुलेट करता जाए. हालांकि कोई मैसेज वगैरह वो नहीं देता था क्या करना है क्या नहीं करना है. India the chapati were being distributed from village to village. A person could come at night and give a chapati to the watchman of the village and ask him to make 5 more and distribute to the next village. कि वो भी 5 बनाए और आगे वाले 5 गांव में वो इसको डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह है जो करते हैं. एंड सो और अगले वाले गांव वालों को भी ऐसा ही करने के लिए बोलता रहे. द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चपाती वाज नॉट क्लियर. हालांकि ये क्लियर नहीं था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. एंड इज नॉट क्लियर इवन टुडे. और ये आज तक भी क्लियर नहीं हुआ है क्या ये सही था या गलत था. बट देयर इज नो डाउट. लेकिन कोई डाउट नहीं था. पीपल समझ रहे थे कि कुछ ऐसी संभावना है कि अब कुछ उथल पुथल होने वाला है. Why did people believe in the rumors? अब क्वेश्चन आता है कि जो पीपल्स हैं वो बिलीव क्यों कर रहे थे. Why did people believe in the rumors? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. जो पीपल जो हैं वो कोई भी रूमर्स पे विश्वास कैसे कर लेते हैं. कोई भी रूमर्स पे विश्वास करने से पहले हर आदमी एक पहले से ही स्टोरी बना के रखता है और फिर उसको उस स्टोरी से रिलेटेड कोई बात भी कह दी जाती है तो वो इजीली मान जाता है. इंडियन पीपल जो हैं आसानी से मान रहे थे कि अंग्रेज लोग हैं, चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है वो खत्म हो जाए.
वो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके सोशल लाइफ में, उनकी रिलीजियस लाइफ में इंटरफेयर वगैरह करते हैं। इस वजह से वो मान रहे थे कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं। चलते हैं आगे। वी कांट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रूमर्स एंड प्रोफेसी इन हिस्ट्री बाय चेकिंग वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। हालांकि हम इन रूमर्स की क्या पावर थी, क्या ये सही थे गलत थे, आज भी स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा है। वी नीड टू सी व्हाट दे रिफ्लेक्ट अबाउट द माइंड ऑफ पीपल। ये रूमर जो हैं इन पीपल्स के माइंड में क्या रिफ्लेक्ट करती हैं। हु बिलीव्ड देम, देयर फियर्स एंड एप्रीहेंशन। पीपल्स को डर भी था कि जो अफवाहों का, कि आसानी से ऐसे जो पीपल्स होते हैं जो मान के चलते हैं, एक हर चीज के बारे में धारणा बना लेता है, तो वो आसानी से इन रूमर्स की गिरफ्त में वो आ जाता है। देयर फेथ एंड कन्विक्शन, रूमर सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रीसोनेट विद द डीपर फियर। ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। वाई डिड पीपल जो थे, तो उसके बारे में ही लिखा हुआ है। रूमर जो है सर्कुलेट हो जाती है कोई भी आदमी के अंदर, जब घर कर जाती, कब मान लेते हैं कि रूमर सही होगी, जब उससे रिलेटेड कई सारी चीजें उस पीपल के साथ में ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। द रूमर इन 1857 बिगन टू मेक सेंस व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट। जब हम इनकी पॉलिसीज वगैरह देखते हैं तो अपन मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा। The British pursued him the late 1820, as you know, from the time under the leadership of Governor General Lord William Bentinck करके थे। ये क्या करते थे, हालांकि कब की बात है, 1820 के आसपास की बात है। ये विलियम बेंटिक थे। हालांकि ये राजा राम मोहन राय ने, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, इनमें नाम नहीं आया, मैं फिर भी बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय थे, वो सोशल रिफॉर्मर्स के नाम से जाने जाते थे। मतलब कि जो हमारी हिंदू सोसाइटी में, इवन मुस्लिम सोसाइटी में जो भी बुरी चीजें थी, तो ऐसे रिफॉर्मर्स आते रहे टाइम टू टाइम में, और ये रिफॉर्मर्स राजा इन जनरल, गवर्नर जनरल से कह के जो बुरी प्रैक्टिस जो थी अपने इंडिया के अंदर जो चल रही थी, उनके खिलाफ आवाज उठाई और गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने के लिए कहा। तब जाके गवर्नमेंट ने इनको इंटरफेयर किया और इन कुछ जो इल प्रैक्टिस जो थी उनको बैन कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स, इंडियंस जो थे, वो भूल गए कि राजा राम मोहन रॉय की वजह से, ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से ये चीजें लागू की गई हैं। बल्कि उन्होंने, ये विलियम बेंटिक जिन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया, जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, गवर्नर जनरल ने, ये बातें उन्हीं पर थोप दी। तो इन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसी एम एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी। इनका काम क्या था, ब्रिटिशर्स अडॉप्ट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जो इंडियन को रिफॉर्म्स करना चाहते थे, सोसाइटी को क्या करना चाहते थे, वेस्टर्न एजुकेशन लागू किया इन्होंने। ठीक है, अब वेस्टर्न एजुकेशन में वो साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड एजुकेशन लाना चाहते थे, और क्या कहते हैं, साफ सफाई से, हाइजेनिक एजुकेशन देना चाहते थे, वेस्टर्न आइडियाज देना चाहते थे, और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन इन्होंने एस्टेब्लिश किए। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में यह है कि पीपल्स को अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए इन्होंने कुछ संस्थाएं खोली थी, विद द कॉर्पोरेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। और यह सारी चीजें इंडियन सोसाइटी के कॉर्पोरेशन से खोली थी। जैसे मैंने राजा राम मोहन राय का नाम दिया, वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे और थे, ज्योतिबा फुले थी, और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे। दे सेट अप इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली, विच टॉट वेस्टर्न साइंस एंड द लिबरल आर्ट्स। काफी सारी चीजें इन्होंने पीपल्स को पढ़ाने लगे कि हाँ भाई, उस टाइम वेद वगैरह की एजुकेशन लेते थे, अब आप ये वाली एजुकेशन भी लो। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश लॉ टू एबॉलिश कस्टम। कुछ रीति रिवाज जो इंडिया में थे, जो इल प्रैक्टिस होती थी, उनको इन्होंने बंद कर दिया। जैसे सती को बंद कर दिया 1829 में है, और विडो री मैरिज को परमिशन दे दी कि विधवा जो है री मैरिज कर सकती है। हालांकि इंडियंस जानते थे कि विधवा का जीवन इतना बेकार था, किसी से मिल नहीं सकती थी, खान पान में भी उनके काफी सारी बंदिशें थी, बहुत सारे थे। तो राजा राम मोहन राय जैसे रिफॉर्मर्स ने
भाग दौड़ करके ये सारा सिस्टम लागू करवाया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, लाइक मिस गवर्नमेंट एंड द रिफर्सल टू रिकॉग्नाइज अडॉप्टेशन। पहले क्या होते थे, अडॉप्टेशन के बारे में बता देता हूं। इसमें क्या था, लॉर्ड डलहौजी करके थे, वो क्या चाहते थे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर स्टेट को इंडियन गवर्नमेंट में मिला देना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। अब क्या होता था कि कोई राजा है, राजा के बाद में उसकी संतान ही गद्दी पे बैठती थी, और जिस राजा की संतान वगैरह नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, अपने किसी रिलेटिव के बच्चे को गोद ले लिया करते थे और फिर शासन करते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये नियम बना दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर आपका कोई सक्सेसर नहीं है, वैलिड सक्सेसर नहीं है, तो आपके बाद में इस राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मिला लिया जाएगा। चलते हैं, ठीक है। ऑन ए वेराइटी ऑफ प्ली, जिसमें पता चला द ब्रिटिश एनेक्स नॉट ओनली अवध, ब्रिटिश जिन्होंने अवध को ही नहीं छीना, इसके अलावा काफी सारे किंगडम जो थे, प्रिंसिपलिटीज मतलब कि राजा महाराजा थे, जैसे झांसी और संतारा, ऐसे कई सारे सिटीज और थे जो कि इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिए थे। वंस दीज टेरिटरी वर एनेक्टेड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर ओन सिस्टम। जब किसी भी टेरिटरी को अपने एरिया में मिला लिया जाता था तो ब्रिटिशर्स उस एरिया में खुद के रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो चलाते थे। देयर ओन लॉज एंड देयर ओन मेथड ऑफ लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट का मतलब हो गया रेवेन्यू जो सिस्टम जो था, टैक्सेशन का जो सिस्टम था, वो सभी अपना लगाते थे। एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, cumulative impact of all these on the people of North India was profound। कि अंग्रेज लोग से पूरी तरीके से, जैसे रूमर्स की बात चल रही थी, तो हर कई सारे एग्जाम्पल्स और आ चुके थे जिससे ब्रिटिशर जाने अनजाने में लीगली इलीगली हर स्टेट को वो मिलाने के लिए उत्सुक थे। तो पीपल्स आसानी से मान गए थे कि कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को भी तोड़ना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के जो कास्ट और जो रिलीजन है उनको भी ये इम्प्योर करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इट सीम टू द पीपल दैट ऑल दे चेरिस्ड एंड हेल्ड स्केयर्ड। साथ ही साथ में वहां के जो पीपल थे वो ये भी मानते थे कि जो हम जिस चीज की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम पवित्र मानते हैं, जो चाहे वो हमारे राजा हो, चाहे वो सोशल रिलीजियस कस्टम हो, चाहे वो लैंड होल्डिंग पैटर्न हो, कुछ भी हो, अंग्रेज लोग सारे सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। और उस खराब करने के बाद में खुद के ही सिस्टम, अंग्रेजों के जो खुद के जो सिस्टम है उसको लागू करना चाहते हैं। और जो ये सिस्टम है जो अंग्रेज लोग लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ये उनके लिए बिल्कुल नए हैं, अजनबी टाइप में हैं वो। चलो, क्या था, फ्रॉम इट सीम टू द पीपल दैट ऑल दे cherished and held scared from king and social religious custom, चाहे वो उनकी रीति रिवाज हो, टू पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग हो, चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो, वाज बीइंग डिस्ट्रॉय एंड रिप्लेस बाय ए सिस्टम दैट वाज मोर इम्पर्सनल। वो ऐसा सिस्टम को लागू करना चाहते हैं जो इम्पर्सनल हो, अलाइन मतलब पराया हो, और ऑपरेसिव हो, विरोधी हो। The perception was aggravated by the activity of Christian missionary। इसके साथ साथ में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनकी एक्टिविटी से भी काफी सारी जो चीजें थी वो लगती थी। In such a situation of uncertainty, rumors spread with remarkable swiftness। और इन्हीं प्रकार की अनसर्टेनिटी की वजह से यह जो रूमर्स हैं ये बहुत तेजी से फैल रही थी। चलते हैं, टू एक्सप्लोर द बेसिस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन सम डिटेल्स, लेट अस अवध। अब अपन ये सारी चीजों को अवध के बारे में पढ़ेंगे, अवध को बहुत नजदीकी से पढ़ेंगे। मेजर सेंटर वेयर द ड्रामा ऑफ 1857 अनफोल्डेड, यहीं से माना जाता है। अवध से भी यह जो 1857 का जो रिवॉल्ट का जो ड्रामा है वो स्टार्ट होता है। अब अपन अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध इन रिवॉल्ट, अवध जो था वो रिवोल्ट में कैसे आया। आ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे चेरी जो वर्ड है किसके लिए इस्तेमाल किया गया था। जो अवध है यह एक ऐसे एरिया में पड़ रहा था जो बहुत ही फर्टाइल था और यहाँ से आसानी से पूरे इंडिया पर कंट्रोल किया जा सकता था।
लैंड रेवेन्यू सिस्टम अच्छा था और यहाँ की जो फर्टाइल सॉयल थी वो कॉटन और इंडिगो के लिए सूटेबल थी। तो अंग्रेज लोग इसको अपना एम मानते थे कि हाँ भाई, जैसे कर्नाटक को अपने एरिया अंडर में ले लिया, वेस्ट बंगाल को ले लिया, पंजाब वगैरह रीजन को अपने अंडर में ले लिया, तो वो उनका एम था कि हम अवध को भी अपने अंडर के अंदर लें। ठीक है, चलते हैं आगे। In 1851, Governor General Lord Dalhousie described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. इन्होंने 1851 में ये कहा था कि अवध जो है एज ए चेरी है और वो उसके अंदर आ जाएगा एक ना एक दिन। और जस्ट इस बात के 1851 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और इसके आफ्टर 5 ईयर बाद में उन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया। चलते आगे। 5 ईयर बाद में उन्होंने अपने इस एम को, अपने इस टारगेट को उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है। द कॉन्क्वेस्ट हैपन इन स्टेजेस, द सब्सिडरी अलायंस। इसके क्वेश्चन आ सकता है सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आंसर दे रखे हैं। चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस में एक प्रकार का अलायंस था। इसमें जो अलायंस में आने वाले जो स्टेट थे उनके लिए कुछ बाउंडेशन थी, उन बाउंडेशन को अपन सुनते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने सिस्टम को लागू किया था 1798 में बनाया था उन्होंने। ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो पढ़ते हैं। द ब्रिटिश वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाय फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू देयर पावर। कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में जो इस अलॉय में जो कंट्री जो स्टेट जुड़ेगा उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होगी वो इनकी होगी। इन द टेरिटरी ऑफ द अलाय द ब्रिटिश आर्म कॉन्टिंजेंट वुड बी सैंक्शन। और जो जिन स्टेट के साथ में सिस्टम सेटअप किया जाएगा वहां पर उस स्टेट में ब्रिटिश आर्मी जो है वो सेटअप होगी। दूसरा, थर्ड क्या था, दूसरा जो ब्रिटिश आर्मी जो सेटअप होगी उसकी खाने पाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसको जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए तो वो भी वहां के वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। फोर्थ क्या था, अच्छा एक बार जिन्होंने ये एग्रीमेंट को साइन कर लिया, मान लिया, फिर वो जो राजा महाराजा हैं किसी दूसरे राजा महाराजा के साथ में कोई भी जब रिलेशंस बनाएंगे तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे। जैसे ये क्या कहते थे, आपस में शादी वगैरह करते थे, कोई पार्टी वगैरह करते थे, किसी को बुलाना है, किसी के यहाँ जाना है तो बात करेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि इस प्रकार का मेल मिलाप करने से, जैसे अपने पहले भी पढ़ा है, राजा महाराजा पॉलिटिकल रिलेशंस बनाने के लिए मैरिज वगैरह करते थे, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए करते थे। तो जब इस प्रकार से वो सिस्टम करेंगे तो उनकी पावर बढ़ जाएगी। तो अंग्रेजों को लगता था कि भाई इन दोनों के मैरिज पार्टी करने से या वैवाहिक संबंध एस्टेब्लिश करने से इनकी पावर बढ़ जाएगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकती है, तो उन्होंने इस चीज के लिए मना किया था। ठीक है, ये 4 पॉइंट थे सब्सिडरी अलायंस के। एक 5th पॉइंट और है, वो ये रहा, इसको अंडरलाइन कर लेना, मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो साथ के साथ में जहां पर यह सब्सिडरी अलायंस किया जाएगा तो वहां पर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बंदा जो था जिसको रेजिडेंट बोलते थे, उसकी पदवी थी, वो एक प्रकार का ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होता था जो उस राजा महाराजा की कोर्ट में बैठेगा और वहां होने वाली कार्रवाई को देखेगा और अपना इंटरफेयर करेगा। ठीक है, चलते हैं। द कॉन्क्वेस्ट हैपन, सब्सिडरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। बाय द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस द नवाब हैड टू डिस्बैंड हिज मिलिट्री फोर्स, कि राजा को अपनी जो फोर्स है उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। अलो द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम, और ब्रिटिश की जो फोर्स है उसको अपने किंगडम में आने की परमिशन देनी पड़ेगी। एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट, और जो समस्त कोर्ट की जो कार्रवाई है इस ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह से करनी होगी। हु वाज नाउ टू बी अटैच टू द कोर्ट, जो कोर्ट से अटैच अब हो चुका है। डिराइव्ड ऑफ हिज आर्म फोर्स द नवाब बिकेम इंक्रीजली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। अब अपनी फौज को खत्म करने के बाद में जो नवाब साहब है पूरी तरीके से जो ब्रिटिश आर्मी है उस पर डिपेंड हो गए थे।
और यह डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही थी। ब्रिटिश ने खुद के लॉ एंड ऑर्डर्स बना रखे थे किंगडम्स के अंदर, और इस वजह से जो नवाब के जो रिबेल्स, विद्रोही चीफ और तालुकदार थे, उनको भी दबाने में जो नवाब साहब थे वो पावर नहीं थे, क्योंकि उनको सारा कुछ उस ब्रिटिश रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंग करना पड़ता था। और अगर उन चीफ ने, विद्रोही चीफ ने या तालुकदार ने इस रेजिडेंट्स के साथ में कोई सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया है तो ये उनको भी कुछ नहीं कहता था। आगे चलते हैं। इन द मीन टाइम द ब्रिटिश बिकम इंक्रीजली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध। और ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल टाइप जो बंदे थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वो भी कहीं ना कहीं इस अवध की टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना चाहता था। मैंने भी आपको बताया क्यों, क्योंकि वहां की जो सॉयल थी वो बहुत अच्छी थी, और इस सॉयल में इंडिगो और जो कॉटन क्रॉप है वो बहुत ही अच्छी उगती थी, ग्रोथ जो थी उसकी बहुत अच्छी थी। तो अपने पर्पज को पूरा करने के लिए वो इस लैंड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्वायर करना चाहते थे। अच्छा, दूसरा, एंड द रीजन वर आइडली लोकेटेड टू बी डेवलपमेंट इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया। और यह वाला जो एरिया था वो एरिया ऐसे एरिया के आसपास था कि जहां पे वो अपना मार्केट जो है सेटअप इजीली करना चाहते थे, यानी कि वो एक अच्छा मार्केट यहाँ पे बनाना चाहते थे जहां पे वो अपना तैयार माल जो ब्रिटिश जो यूरोपियन कंट्री से आ रहा था उसको आसानी से यहाँ पर बेच सके। By the early 1815, moreover, all the major area of India had been conquered. 1850 तक अधिकतर एरिया इन्होंने कॉन्क्योर कर चुके थे अंग्रेज लोग, जिसमें से मराठा थी, दोआब था, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल था। The takeover of Awadh in 1857 was expected to complete. और अवध को अपने कंट्रोल में करने के बाद में उनका यह जो दावा था, ये या जो उनका एम था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन दैट हैड बिगन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल ऑलमोस्ट ए सेंचुरी अर्लियर, जो कि वो काफी टाइम से इस अवध को अपने एरिया में लेना चाहते थे, जो बंगाल को जीते हुए इनको लगभग 100 साल हो चुके थे। द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। अब एक वर्ड है कि शरीर में से जान का निकल जाना, ये किसके लिए आया है? अभी अपन अवध के बारे में पढ़ते हैं। जब अवध के नवाब को डिस्प्लेस किया गया था तो उसके लिए था। लॉर्ड डलहौजी की जो अनेक्सेशन वाली जो पॉलिसीज थी क्रिएटेड डिस अफेक्शन इन ऑल द एरिया इन प्रिंसिपेट। लॉर्ड डलहौजी की जो अनेक्सेशन का मतलब था किसी राज को छीन लेना, इस नीति से मोस्टली जो राजा महाराजा थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनसे चिढ़ते थे, ऐसा कुछ है। ठीक है। दैट वाज अनेक्स्ट बट नाउ वे आर मोर सो इन किंगडम ऑफ अवध इन द हार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। हालांकि अवध के नवाब को डिस्प्लेस करने के बाद में यह मैटर बहुत ही ज्यादा उछल भी गया था, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह उनको डीथ्रोन कर दिया गया, उनको पद से हटा दिया गया और उनको कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता इसलिए भेज दिया गया क्योंकि ये यहाँ पर रहेंगे तो हो सकता है रिबल वगैरह कर दें, तो उनको कलकत्ता भेज दिया और उनके ऊपर मिस गवर्निंग का इल्जाम लगाया गया कि महाराज आपकी जो जनता है वो आपसे खुश नहीं है, लेकिन हमने आपसे सब्सिडी अलायंस कर रखा है, हम आपको पद से नहीं कर सकते, डीथ्रोन नहीं कर सकते, तो आप कलकत्ता में जाकर शासन व्यवस्था संभालें। ठीक है। कहाँ गया? was dethroned exiled to Calcutta, and on the plea that the region was being misgoverned, the British government also wrongly assumed that Wajid Ali Shah was an unpopular ruler, और उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि आप अनपॉपुलर रूलर हैं, जबकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रूलर थे अपने एरिया के अंदर। On the contrary, he was wide and loud, बता दिया, wide and loud, and when he left his beloved Lucknow, जब उन्होंने लखनऊ वगैरह को छोड़ा, there were many who followed him all the way to कानपुर, और अधिकतर पीपल जो है उन्होंने कानपुर तक उनका पीछा वगैरह किया और उनके लिए गाने वगैरह गाए। The widespread sense of grief and loss at the Nawab Axel was recorded by many contemporary observers, और कई जो ऑब्जर्वर जो हिस्टोरियंस वगैरह थे उन्होंने माना कि अवध को जो छीनने का जो इनका
रीजन कारण था, उसकी वजह से लखनऊ वगैरह जो भी एरिया जो छीनने का कारण था, इसकी वजह से भी ये रिवोल्ट हुआ। वन ऑफ देम रोट द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, एक ने कहा कि शरीर में से जान निकल गई है। एंड द टाउन ऑफ द बॉडी हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस, और जो शहर की जो जिंदगी है वो लाइफलेस हो चुकी है, कि यहाँ से जान चलेगी, कुछ भी नहीं है। जो भी स्ट्रीट्स वगैरह, मार्केट हाउसेस वगैरह थे, वहां पे कहीं एक दर्द सा था है। पीपल्स ने कहा है जान ए अलम, कि यहाँ जान ए अलम का मतलब वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि यह जो नवाब जो थे वो यहाँ की शान थे। इनके ऊपर लोगों ने शोक गीत वगैरह गाए, जिसमें था अंग्रेज बहादुर एन मुल्क लियो दिखान, ऑनरेबल इंग्लिश कम एंड टुक द कंट्री, यहाँ पर अंग्रेज लोग आए और उन्होंने इस देश को ले लिया। दिस इमोशनल अपहेवल was aggravated by immediate material losses. The removal of the Nawab lead to the dissolution to the court and its culture. अच्छा, क्या होता है, कोई भी जब राजा महाराजा को अपदस्थ्य किया जाता है तो सिर्फ वो राजा महाराजा ये अपदस्थ्य नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भी खराब हो जाता है। उस राजा के दरबार में रहने वाले म्यूजिशियन, डांसर, पोइट, आर्टिशियन, खाना बनाने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, इन सभी की रोजी रोटी जो है वो छीन जाती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। अ चेंज ऑफ ग्रीवेंस इन अवर लिंक प्रिंस तालुकदार पीजेंट एंड स्पॉय, सभी जो है नाखुश थे, चाहे वो राजा हो तालुकदार हो, सभी शिकायतों से भरे हुए थे। इन डिफरेंट वे दे कैम टू आइडेंटिफाई, अब सभी के सभी कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि हमें फिरंगी राज को खत्म करना है। दे ब्रेक डाउन ऑफ थिंग्स दे वैल्यू रिस्पेक्ट एंड हेल्ड यार, वो मानते थे कि फिरंगी वगैरह उन सभी चीजों को खत्म करना चाहते हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशन एंड इशू ट्रेडिशन एंड लॉयल्टी वर्क देमसेल्फ आउट ऑफ रिवोल्ट 1857 इन अवध more than anywhere else. The revolt become an expression of popular resistance of an alien order. इस रिवोल्ट के जरिए पीपल जो हैं अपना विरोध जताना चाहते हैं। अच्छा, तो बेटा मैंने आज आपको कई सारी चीजें बताई रिवोल्ट्स के बारे में, हैं रूमर्स और प्रोफेंसिस के बारे में बताए, भविष्यवाणी वगैरह का क्या मैटर रहता है। भविष्यवाणियां कौन सी भविष्यवाणी थी कि भाई बैटल ऑफ प्लासी के 100 साल जैसे ही पूरे होंगे, ब्रिटिश का जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। रूमर्स जो थी वो तेजी से फैल रही थी क्योंकि अंग्रेजों ने एक ऐसी सिस्टम चालू कर दिया था जिसको आसानी से जो ब्रिटिश इंडियन पीपल थे वो मान चुके थे कि जो कुछ भी रूमर्स में आ रहा है वो सही है, क्योंकि उन्होंने कई सालों से अंग्रेजों के व्यवहार को देख लिया था, बिहेव को देख लिया था, और ब्रिटिशर्स जो हैं जाने अनजाने इंडियन पीपल से ज्यादा बेनिफिट्स वगैरह लेना चाहते थे। अच्छा, व्हाई डिड पीपल बिलीव रूमर्स में मैंने बता दिया आपको। बेटा इनके सोर्सेज वगैरह पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल वगैरह कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।